Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 12th साइंस और 12th साइंस का हम देख रहे हैं केमिस्ट्री। हमने ख़त्म किया है चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। आज लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 19। आज के लेक्चर में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिनको MCQ कहा जाता है। तो MCQ को देखने से पहले आप लोगों को पूरा चैप्टर अच्छे से देखना ज़रूरी है। सारे टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझ में आएंगे तो ये आपको क्या है, न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम कुछ जेई के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ नीट के देखेंगे, कुछ MST CET के देखेंगे और आपके एक्सरसाइज के भी न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे तो जेई और नीट के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, वापस से अलग वीडियो बनाने वाली हूँ जो अभी तक आए हुए क्वेश्चन है उन पे, लेकिन अभी जो मेरे पास अवेलेबल है उनको मैंने आपकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल के साथ जोड़ दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेक्चर नंबर 19 विथ VM एकेडमी नासिक। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, 4 ऑप्शंस आर गिवन और हमें उसमें से करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, चूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है delta mixing V is not equal to 0 at constant temperature pressure. Delta mixing V is equal to 0 at constant temperature pressure. Delta mix of G is equal to 0 at constant temperature pressure. Delta mixing of S is equal to 0 at constant temperature pressure. तो जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं तो डेल्टा मिक्सिंग V का मीन क्या होगा, वॉल्यूम बिफोर द रिएक्शन एंड वॉल्यूम आफ्टर द रिएक्शन। तो क्या होगा, इसे अगर V1 कहे तो इसे V2 कहे तो क्या होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0। मतलब अगर यहाँ पे हमने 5 ml केमिकल यूज़ किया था तो प्रोडक्ट भी कितना फॉर्म होना चाहिए, 5 ml। वहीं पे कहीं पे भी कुछ भी लॉस नहीं होना चाहिए। ये कब होगा, व्हेन the interaction between this particle is equal to interaction between these particle। इन पार्टिकल में जितना इंटरेक्शन होता है उतना ही इंटरेक्शन इन पार्टिकल में होगा, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। एट दैट टाइम डेल्टा मिक्सिंग भी कितना आता है, 0। सो फॉर आइडियल सॉल्यूशन ये क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग या फिर डेल्टा मिक्सिंग वी जिसे कहते हैं वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। पहला तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन आइडियल है। आइडियल सॉल्यूशन हम उसे ही कहते हैं जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते, जो सारे रॉल्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, रॉल्स लॉ को ओबे करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जो रेट ऑफ ब्रेकिंग होगा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये भी दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है इन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पे जितना इंटरेक्शन था पार्टिकल के बीच में इतना ही इंटरेक्शन यहीं पे भी फॉर्म होता है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये जो होगा डेल्टा मिक्सिंग V इज इक्वल टू 0 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, मतलब इन दोनों वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब ये दिया है डेल्टा G मिक्सिंग, तो उसे क्या कहते हैं, इसे हम कहेंगे चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी इज़ ऑलवेज मोर देन 0। जब हम थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे तब हमें देखना है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या है, स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। और दूसरा है डेल्टा मिक्सिंग S, तो S का मीनिंग होगा चेंज इन एंट्रोपी, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये पार्टिकल पे डिपेंड है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा B, डेल्टा मिक्सिंग V is equal to 0 at constant temperature pressure because the solution is ideal. Next question है second, which of the following statement is correct regarding solution of two component A and B exhibiting positive deviation from ideal behavior। तो डेविएशन के लिए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था, आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे छोटी सी जगह पे मैं कर रही हूँ। तो एक्चुअल डेविएशन क्या था, एक्चुअल डेविएशन ऐसे था और ये क्या कर रहे थे, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब डेविएशन से क्या है, ज़्यादा का ग्राफ आएगा। ओके, तो ये मैंने एक वीडियो में बताया था, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ
उसमें नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ऐसे भी था, वो वीडियो देखना ज़रूरी है, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर A प्लस बी दोनों क्या है, रिएक्ट होके AB को फॉर्म कर रहे हैं, मतलब A और A के बीच में कुछ क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, B और B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जब नया फॉर्म होगा प्रोडक्ट ए बी, उसके बीच में भी क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर यहाँ का अट्रैक्शन और यहाँ का अट्रैक्शन सेम होता तो क्या होता, ग्राफ आइडियल जो बिहेवियर है वैसे आता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आइडियल बिहेवियर से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ये कब होगा, व्हेन द solution the force of attraction between these two is more than this one। जब यहाँ का फोर्स ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्गर होता है देन द फोर्स बिटवीन ए एंड बी, तब वो क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। तो यहाँ पे दिया है डेल्टा मिक्सिंग एच, ये क्या है, इट इज़ द हीट एब्सॉर्ब्ड, चेंज इन हीट एब्सॉर्ब्ड। ये बॉन्ड ब्रेक होने में और ये बॉन्ड फॉर्म होने में कितने चेंजेस होंगे, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग है, इसे ब्रेक होने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ये बॉन्ड वीक है, इसे फॉर्म होने में कम एनर्जी लगेगी, तो डेल्टा मिक्सिंग एच कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद है डेल्टा मिक्सिंग वी, मतलब जो होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, यहाँ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, स्ट्रांग है, तो ये क्या होंगे, इसका वॉल्यूम कम होगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो पार्टिकल थोड़े एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेट होंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो ये भी क्या होगा, ये भी कट जाएगा। तो क्या होता है, द इंटरेक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज स्ट्रॉन्गर दैन द इंटरेक्शन बिटवीन द प्रोडक्ट, तब क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन। द सोल्यूशन इन विच सोल्यूट सॉल्वेंट, जिसे हम क्या कहेंगे, ए बी, सोल्यूट सॉल्वेंट जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन आर वीकर दैन दोज ऑफ द सोल्यूट सोल्यूट मोलिक्यूल्स, जिसे हम ए या फिर ए बी कह सकते हैं, शोज द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो क्या होता है, जब यहाँ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल क्या होगा, वीक होगा एज कंपेयर टू द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तब क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा बी, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी दोनों क्या है, एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है, दैन द ए बी जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे एज कंपेयर टू दिस, तब क्या होगा, इट शोज द पॉजिटिव डेविएशन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। ये क्वेश्चन था नीट 2019 का, तो ये क्वेश्चन आया था नीट 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, if the elevation in boiling point of solution of 50 gram of solute having molar mass 100 in 500 gram of water is delta TB। तो उन्होंने दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, एलिवेशन डेल्टा TB। द इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसे KB कहते हैं, ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है MHT CET 2019 का। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ए 100 डेल्टा TB, दूसरा है डेल्टा TB अपॉन 50, तीसरा है 10 डेल्टा TB, और फोर्थ है ओनली डेल्टा TB। तो हमारे पास डेल्टा TB का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 1000 KB W2 अपॉन M2 W1। तो इस फार्मूला को हम क्या कर सकते, KB के लिए कन्वर्ट कर सकते, तो KB के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, KB इज इक्वल टू डेल्टा TB M2 W1 अपॉन 1000 W2, क्योंकि हमें KB कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो चलो हमारे पास कौन से वैल्यू प्रेजेंट है, डेल्टा TB को एज ए डेल्टा TB ही लेना है, ओके। M2 कितना है, दिया हुआ है 100, W1 दिया हुआ है कितना है वाटर का 500। हमेशा सॉल्वेंट को 1 कंसिडर करना है और सोल्यूट को 2 कंसिडर करना है। उसके बाद है 1000 और W1 कितना लेना है 50।
तो क्या हो जाएगा, दिस ज़ीरो दिस ज़ीरो दिस ज़ीरो दिस ज़ीरो, ये दोनों जीरो कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएगा, ये क्या होगा डेल्टा टी बी। मतलब आपका जो के बी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा टी बी होगी। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 4 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। What will be the osmotic pressure at 546 Kelvin under the similar conditions? तो पहली कंडीशन दी कि 0 डिग्री सेल्सियस में 4 atm है, हमें फाइंड आउट करना है 546 केल्विन में कितना atm होगा। बाकी सारे कंडीशंस क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होगा 273 केल्विन। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू एम आर टी। हमें दो कंडीशन दिए, तो दूसरे कंडीशन को हम इसे क्या कहेंगे, हम पाई वन, एम और आर क्या बोला है उन्होंने, कांस्टेंट, सिर्फ टेम्परेचर क्या है चेंज, पाई टू इज इक्वल टू एम आर टी टू। अगर इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, दिस डिवाइड बाय पाई टू और दिस डिवाइड बाय क्या होगा एम आर टी टू। तो ये कांस्टेंट थे तो दोनों क्या हो गए, कट गए, तो क्या होगा पाई वन अपॉन पाई टू इज इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पाई टू फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा फॉर्मूला पाई टू के लिए, सो पाई टू इज इक्वल टू पाई वन टी टू अपॉन टी वन। तो सारे वैल्यू है, वैल्यू क्या करने है, सिर्फ ऐड करने। तो हमारे पास पाई वन की वैल्यू है 4 atm न्यूमेरिकल में दिया है, टी टू दिया है कितना है 546 दिया है, उसके बाद क्या दिया है टी वन दिया है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और जिसे इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर होगा 8 atm। एक तो लॉग टेबल यूज़ करो या फिर कैलकुलेशन करो, तो आंसर होगा 8 atm। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलर BaNO3 ट्वाइस सॉल्यूशन इज 2.74। द परसेंट डिसोसिएशन ऑफ इट इज, ऑप्शन है 90%, 100%, 87% एंड 75%। तो चलो BaNO3 को देखते। BaNO3 ट्वाइस डिसोसिएशन इसका होगा तो फॉर्म होगा Ba प्लस एंड 2NO3 माइनस, तो ऐसे डिसोसिएशन होगा। तो यहाँ पे अगर 1 मोलर की हम बात करें, अगर ये 1 मोल था तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 ही है, तो ये कितना फॉर्म हुआ 1 मोल, और ये कितना फॉर्म हुआ 2 मोल। तो जो n की वैल्यू होगी, इन दोनों की एडिशन होती है आयन की, तो ये कितनी हो जाएगी 3। तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 3। हमारे पास फार्मूला है डिसोसिएशन का, अल्फ़ा इज इक्वल टू I माइनस 1, जिसे I को हम वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं, n माइनस 1, n मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन। तो चलो वैल्यू पुट करते, ये था 2.74 माइनस 1, ये था 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.74 डिवाइड बाय 2, तो ये होगा 0.87। लेकिन हमें पूछा है परसेंट डिसोसिएशन, तो परसेंट डिसोसिएशन के लिए क्या करते हैं, डिसोसिएशन इंटू 100। तो डिसोसिएशन कितना है 0.87 इंटू इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 87%। तो हमारा आंसर है 87%, मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये थे क्वेश्चन अभी तक आए जो थे। अभी हम देखते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिख रहा है, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ रही हूँ, सुनो। द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द वाटर डिपेंड्स ऑन,
वाटर में गैस की सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड होती है? नेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर, प्रेशर ऑफ गैस, तो इन तीनों पे डिपेंड होगा। इसके लिए आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबव। जब सोल्युबिलिटी क्या होगी वाटर की, गैस की इन वाटर किस पे डिपेंड होती है? गैस के नेचर पे भी डिपेंड होती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड होती है, और प्रेशर क्या है गैस का उस पे भी डिपेंड होती है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। सेकंड क्वेश्चन है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द गैस CH3Br इज 0.159 मोल per dm cube per atm at 25 degrees Celsius. What is the solubility of CH3Br in water at 25 degrees Celsius and partial pressure of the gas is 0.164 atm. तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फार्मूला कौन सा है? सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू प्रेशर। ओके, तो हमारे पास हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी है, कितना है? 0.159, और हमारे पास प्रेशर भी है 0.164। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमें आंसर क्या मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा दिस वन, सोल्युबिलिटी इज 0.026 मोलर। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन द राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए राउल्ट्स लॉ क्या होगा? फर्स्ट, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। नो। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यस। तो क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर किसके इक्वल में होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। किसके लिए था ये? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए था, जब सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है। तो नीचे के दो भी क्या है? रॉन्ग ही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज। जहाँ पे स्टार्ट किया है मतलब ये क्या है? क्वेश्चन आपके किस में से होगा? एक्सरसाइज में से होगा। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज, इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? वेपर प्रेशर? नो। बॉइलिंग पॉइंट? नो। ऑस्मोटिक प्रेशर? यस। ये सॉल्यूशन की क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एंड फ्रीजिंग पॉइंट? नो। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि इनमें क्या आता है? चेंज आता है। सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नीचे में से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ओनली फ्रीजिंग पॉइंट नहीं। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यस इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे तो इसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कौन सी नहीं है? वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट है 6 नंबर, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट? नो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट? यस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन से। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? सॉल्वेंट का नहीं, सोल्यूट का होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? नो। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ये भी एक्सरसाइज में से ही है। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल ऑफ सोल्यूट इन 2 मोल ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 24 mmHg इज। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर निकालना है हमें। तो वेपर प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, इसे हम बोर्ड पे सॉल्व करके देखते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे आएगा ये। तो हमें दिया क्या है? हमें दिया है मोल्स ऑफ वाटर दिए है N1 और मोल्स ऑफ सोल्यूट दिए N2, दोनों भी कितने? 2 मोल। तो इसमें से हम सबसे पहले निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो किसके लिए? ए के लिए। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो क्या होगा? 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, सो 2 डिवाइड बाय 4, तो कितने हो जाएंगे ये? 0.5 मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे जो यूज़ किया है ए कहो या फिर 1 कहो। ओके, अभी हमारे पास फॉर्मूला है
P1 इज इक्वल टू P01 जीटा 1। तो हमारे पास वैल्यू है, किस किस की वैल्यू है अभी हमारे पास, हमें P1 फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन के लिए। तो ये वैल्यू हमारे पास दी हुई कितनी है 24। सो 24 इंटू जीटा 1 आया है 0.5। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 12 mmHg। तो चलो 12 ऑप्शन है क्या देखते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आंसर क्या होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट इज इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस बाय। क्या होता है मोलर इलेवेशन कांस्टेंट, व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या है मोलर है, मोलर होता तो क्या होता लीटर होता, बट मोलर हम किसे कहते हैं 1 मोल जब 1 kg में होता है, मतलब सॉल्वेंट भी क्या होगा, सॉल्वेंट का भी मास लेंगे हम और सोल्यूट का भी मास लेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं मोलर। तो इसका आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट 9 नंबर, ये भी एक्सरसाइज में से ही है, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज। तो क्या है इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट को हम ना केबी से क्या करते हैं डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा व्हेन द सॉल्यूशन इज 1 मोलर। नेक्स्ट है 10 नंबर, ये भी एक्सरसाइज का है, दिख रहे हैं सारे ऑप्शन। ओके, द प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम फॉर फूड बिकॉज। प्रेशर कुकर क्या कर रहा है, फूड को कुक करने का टाइम रिड्यूस कर रहा है, ये क्यों हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन प्रेशर कुकर इज इंक्रीज, तो इंक्रीज तो होता ही है। हीट इज़ मोर इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कुकिंग स्पेस, नो हीट तो सेम ही है। द हाइयर प्रेशर इनसाइड द कुकर क्रश द फूड मटेरियल, नहीं ये क्रश नहीं करता फूड मटेरियल में, आप जैसे फूड मटेरियल रखते हो वैसे वापस मिलता है। कुकिंग इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस हेल्प बाय द राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर तो सेम ही है, गैस का स्पीड तो सेम ही है, तो आंसर क्या होगा ए। जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का जो कुकर के अंदर होता है वो क्या होता है बिकॉज ऑफ द क्लोज स्पेस, वो क्या एक क्लोज पैकिंग सिस्टम में, तो वो क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा, इसलिए क्या होता है प्रेशर कुकर में फूड जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम एक्सरसाइज, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। तो ये किस पे डिपेंड होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट नो, नेचर ऑफ सोल्यूट नो, नेचर ऑफ सॉल्यूशन नो, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल। किस पे डिपेंड होता है ये, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, ये भी एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। 6 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेज एट -0.93 डिग्री सेल्सियस, द मोलर मास ऑफ ए इज। तो हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है एंड के एफ ऑल्सो गिवन। तो चलो इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो चलो देखो क्या क्या दिया है क्वेश्चन, एक बार मैं पढ़ती हूँ सुन लो आप लोग। 6 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए, तो ए जब होता है सब्सटेंस, हमेशा मैंने बोला है सोल्यूट को क्या कंसिडर करना है सेकंड कंसिडर करना है और सॉल्वेंट को फर्स्ट। इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का मैंने वेट लिया W1 और जो सब्सटेंस ए था उसका ले लिया W2। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ ए, जिसे हम M2 कहेंगे, इसे 2 दिया है तो ये भी 2 है। KF दिया हुआ है, TF दिया है -0.93 डिग्री सेल्सियस। तो हमने डेल्टा TF निकाला, इनिशियल टेम्परेचर कितना होगा 0 माइनस ऑफ, तो ये हो जाएगा +0.93 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। तो जो डिफरेंस होता है डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम ही होता है। हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा 1000 KFW2 अपॉन M2 W1। तो हमें M2 फाइंड आउट करना है, तो मैं इन दोनों को शिफ्ट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, M2 को यहाँ शिफ्ट किया और डेल्टा TF को यहाँ शिफ्ट किया। हमारे पास सारे वैल्यूज़ है, क्या है 1000 है, KF की वैल्यू है 1.86, W2 है हमारे पास 6, उसके बाद डेल्टा TF है 0.93 और ये है 100। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें ये मिलेगा और हमारा आंसर होगा 120। मतलब जो भी आपका सब्सटेंस ए उसका मोलर मास कितना होना चाहिए 120 ग्राम पर मोल, और ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो देखते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अभी कैलकुलेट किया हमने, तो इसका आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट है
व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ द इथिल अल्कोहल, मोलर मास 46 से इन एक्वेस सॉल्यूशन which will freeze at -10 डिग्री सेल्सियस। KF ऑफ वाटर इज गिवन 1.86। इसे भी हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। चलो सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं क्या दिया है। हमें मोलर मास दिया है जिसे हम m कहेंगे 46, KF दिया है 1.86, TF दिया है -10 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल m। ओके, तो हमारे पास फार्मूला है डेल्टा टी एफ हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, -10 था, इनिशियल 0 ले लिया, 0 माइनस ऑफ -10, तो ये कितना आया +10 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास फार्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। तो अभी यहाँ पे जो आई आया है वो है वेंट ऑफ फैक्टर। तो इथेनॉल का है कोवैलेंट कंपाउंड है एंड हेंस इट डज नॉट डिसोसिएट इनटू एक्वेस सॉल्यूशन एज मच। तो एक्वेस सॉल्यूशन में ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में हमें वेंट ऑफ फैक्टर को कितना कंसिडर करना होता है, 1। तो यहाँ पे ये 1 से ज़्यादा होना पॉसिबल नहीं है, हमेशा 1 से कम ही होगा। तो चलो हम फार्मूले में जो वैल्यूज़ है वो पुट करते हैं। हमारे पास से डेल्टा टी एफ 10 है, आई की वैल्यू 1 लेनी है और इसकी वैल्यू होगी 1.86। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 5.376 मोलर। तो ये हमारे ऑप्शन में है क्या, वो हमें देखना है। तो 5.376 इज गिवन सी, सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर इक्वल टेम्परेचर, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम, इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग, दिख रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। तो यहाँ पे है 1% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, 1% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सुक्रोज, यूरिया। तो ये तीनों भी क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, सेकंड वन। तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज हायर दैन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर दैन दैट ऑफ सोल्यूशन, यस, सोल्यूशन से बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो सकता है। थर्ड है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लोअर दैन द सॉल्वेंट, नहीं। ऑस्मोसिस इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोसिस नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन। जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम एक्सप्रेस करते हैं इन मोलैरिटी में, कैपिटल एम जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वेस सोल्यूशन एक्सर्ट हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें से सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसके लिए होगा। तो जिसके पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसके पास क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसके पास देखो 2 और 3 5 पार्टिकल है, इसके पास 2 और 1 3 है, इसके पास 1 और 2 3 है, इसके पास 2 है। तो ऑप्शन होगा फर्स्ट वन, जिसके नंबर ऑफ ज़्यादा आयन क्रिएट होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, हाइयर होगा। तो इसका ऑप्शन होगा 18 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर 0.1 मोलर यूरिया सोल्यूशन एंड 0.015 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन। तो यूरिया और सुक्रोज दोनों भी क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है नीचे दिए गए में से। तो पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जिबिटेड बाय यूरिया सोल्यूशन इज हायर दैन दैट एग्जिबिटेड बाय सुक्रोज सोल्यूशन। तो ये करेक्ट है। यूरिया सोल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू सुक्रोज सोल्यूशन, ये भी करेक्ट है। दे आर आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो सकता है क्या, नहीं, दोनों अलग अलग है। तो कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, थर्ड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ये भी एक्सरसाइज में से
A living cell containing solution which is isotonic with 0.3 molar sugar solution. What is osmotic pressure developed when the cell is placed in 0.1 molar KCl solution at body temperature? तो क्या दिया है, एक लिविंग सेल है जिसका क्या दिया है, आइसोटोनिक होगा, मतलब जिसके साथ वो मिक्स होगा दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्या होगा, 0.3 मोलर शुगर सोल्यूशन है। ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू सेल इज प्लेस्ड इन, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा अगर 0.1 मोलर के KCl के सेल में इसको हम प्लेस करते हैं। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब पाई, यहाँ पे I1 है, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर फर्स्ट मतलब सॉल्वेंट, M1 उसका मोलर मास RT तो कॉमन है। तो सारे वैल्यू जब हम पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, 2.54 ATM। तो ये ऑप्शन बी क्या है इसके लिए करेक्ट है। सी द लास्ट वन, 21 नंबर एक्सरसाइज का ही है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.65 ATM at 310 Kelvin. An aqueous solution of glucose isotonic to blood has the परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना है यहाँ पे। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला है M2 इज इक्वल टू W2RT अपॉन पाई V। तो W2 अपॉन V क्या है हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या है, पाई M2RT सारे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना परसेंटेज होगा, 5.41। तो वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो। हमें उन्होंने ब्रैकेट में दिया है बाय वॉल्यूम, तो वेट बाय वॉल्यूम होना चाहिए, इसलिए वेट बाय वॉल्यूम टर्म साइड में निकाली। तो ये कितना आएगा, 5.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसे ही हम 5.41% कह सकते। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही था। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे MCQ फॉर द आयोनिक इक्विलिब्रियम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।